औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर चुके थे और बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से रिलेटेड है, जिसे शॉर्ट में IO ऑपरेशंस या IO फाइल हैंडलिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ये सारा हमारा टॉपिक होगा। टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक आपके पिछले टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए होंगे। आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे तो वो लेक्चर्स एक दफ़ा देख लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर पिछले टॉपिक से कनेक्ट हुआ है। ठीक हो गया? आपने कौन कौन से लेक्चर्स लाजमी देखने हैं मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। आपको पता होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारी लैंग्वेज का, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स क्या हैं, डेटा टाइप क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप आगे के कोई लेक्चर समझ नहीं आएगा, आप आगे के लेक्चर की कोई चीज़ समझ नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस लेक्चर से पहले के जितना भी लेक्चर्स हैं आप उसको अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें, उसके बगैर ये आगे समझ नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ, जो बार बार टीचर्स भी आपको बता रहे हैं, फिर से आपको याद दहानी करा दूँ कि याद रखिए फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपके अब सेकेंड ईयर की बेस पे लगेंगे, और सेकेंड ईयर की कंप्यूटर फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर से बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर में ज़्यादातर आपके पास थ्योरी थी, जबकि सेकेंड ईयर के कंप्यूटर में ज़्यादातर प्रोग्रामिंग का पोर्शन है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर की निस्बत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तब जाके आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज क्लियर नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको मैं बता दूँ कि अब हर आने वाला टॉपिक पिछले टॉपिक से कनेक्ट हुआ है, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2, हर नया टॉपिक पिछले टॉपिक से ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अगर आप लोग ये चीज़ दोहराएंगे नहीं, पीछे से टॉपिक को क्लियर नहीं करेंगे, तो यकीन जाने आपको आगे का कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको हो जाएगी। लिहाजा आप सारे के सारे पिछले टॉपिक्स को क्लियर कीजिए, स्पेशली चैप्टर नंबर 3 के, और ख़ास के उनमें से वो टॉपिक जो मैंने आपको बताए, बेसिक स्ट्रक्चर, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। हमारा जो आज का टॉपिक है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से रिलेटेड या IO ऑपरेशन, ठीक है, या IO इनपुट आउटपुट फाइल हैंडलिंग सिस्टम भी इसे कहा जाता है। अब अगर हम इसे देखें तो हमारे पास जो इनपुट ऑपरेशन है C++ लैंग्वेज के अंदर इनपुट ऑपरेशन के लिए या कंप्यूटर के अंदर जो हमने इनपुट करनी है, उस इनपुट के लिए हमारे पास Cin एक हमारे पास, आप इसे कीवर्ड कह लें, रिजर्व वर्ड कह लें, ठीक है, या कमांड कह लें कि हमारे पास Cin इनपुट के लिए यूज़ होता है, ये इनपुट फंक्शन है। और आउटपुट के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है उसे हम कहते हैं Cout। आपने इसे काउट नहीं पढ़ना, Cout। इनपुट के लिए Cin, आउटपुट के लिए Cout। ये इसी तरह आपने लिखना है, यही इसका सिंटैक्स है। पहले भी मैंने बताया कि अगर आपका सिंटैक्स गलत होता है तो पूरे का पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, एक मार्क्स भी आपको नहीं दिए जाएंगे। मैथ के अंदर अगर आपके अंदर क्वेश्चन में कोई गलती आ जाती है तो आपको स्टेप्स के ज़रूर नंबर मिलेंगे। प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है, एक पॉइंट भी गलत हुआ तो बिल्कुल 0। याद रखना है कि हमारे पास Cin के अंदर ग्रेटर देन और Cout के अंदर लेस देन के हमारे पास साइन है। इस साइन को स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहा जाता है। ये जो हमारे पास साइन है इसे स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहा जाता है, और इस साइन को स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर कहा जाता है। यहां तक आपको बात क्लियर हुई? उम्मीद है आपको क्लियर हुई होगी। नहीं क्लियर हुई तो इसको आप दोबारा वीडियो को रोकें, रिवर्स करें और उसको सुने। फिर से बता रहा हूं कि ये पॉइंट्स आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएगा, इसके बाद की जितनी भी चीज़ें, जब तक आपके पिछले डेटा और पिछली चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आप ज़रूर देखें वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, हेडर फाइल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वेरिएबल के रूल्स क्या होते हैं, ये सारा का सारा आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद आगे चलते हैं।
पहले हम चलते हैं आउटपुट पर, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आपने यूजर से इनपुट लेनी है, प्रोग्राम आपका चलता है, ठीक है, प्रोग्राम चलते ही यहाँ पे रुक गया, तो यूजर को तो नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे उसने इनपुट करनी है। पहले हम क्या करेंगे, यूजर को बताएंगे कि आपने कोई चीज़ इनपुट करनी है, एंटर योर वैल्यू, एंटर योर मार्क्स, जो भी चीज़ होगी यहाँ पे हमें उसे बताना पड़ेगा। और बताएंगे कैसे, हम आउटपुट ऑपरेशन के जरिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सी आउट, इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या है। आउटपुट जो हमारे पास बहुत सारे, एक और बात, आउटपुट के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये दो मेन फंक्शन है, इनपुट के लिए सी इन का और आउटपुट के लिए सी आउट का। तो अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स है सी आउट, उसके बाद वेरिएबल या आप कह लें स्ट्रिंग, ये इसका हो गया सिंटैक्स, वेरिएबल या स्ट्रिंग। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर सिंटैक्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बार बार आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जाहिर बात है कि इसके बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो चीज़ बार बार बताई जाए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलते हैं सी आउट के सिंटैक्स के ऊपर। अब देखिए, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। अभी जैसे अब मैंने आपको कहा, अब मैं वेरिएबल का यहाँ पर जिक्र करूँगा, लेकिन अगर आपको वेरिएबल नहीं पता तो ये चीज़ समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं लिखता हूँ सी आउट ए मेरा फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है। थोड़ा सा जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूँ। वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन का नाम, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम चेंज हो सके, उस चीज को हम वेरिएबल कहते हैं। तो याद रखिएगा सी आउट के अंदर स्ट्रीम हमारे पास स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर आता है। उसके बाद हम वेरिएबल का, अगर वेरिएबल का नाम लिखेंगे यहाँ पे विदाउट डबल कोटेशन मार्क, याद रखना है आपने, विदाउट डबल कोटेशन मार्क, तो उस चीज की वैल्यू प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी, उस चीज की वैल्यू प्रिंट होगी। सी आउट के सिंटैक्स के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। और अगर मैं सी आउट के साथ, या जो मेरे पास सी आउट की स्टेटमेंट है उसके साथ डबल कोटेशन मार्क लगाकर कोई चीज लिखूं तो वो एज इट इज प्रिंट होगा। जैसे मैं यहां लिखता हूं माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो यहां पर डबल कोटेशन मार्क मैंने लगाया। अगर आप देखें यहां से लेकर यहां तक डबल कोटेशन मार्क है, तो इसकी वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, बल्कि ये एज इट इज प्रिंट होगा जैसे मैंने यहां पर लिखा है। आप यहाँ पे अपनी बुक के अंदर पेज नंबर गालिबन 48 में ये हमारा टॉपिक है, वहाँ पे लिख लीजिए कि जब भी सी आउट के अंदर या आउटपुट फंक्शन में हम डबल कोटेशन मार्क में जो चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। उर्दू में लिखें, अपने बुक पर लिखें ताकि याद रहे। उर्दू में लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि आसानी के साथ आप वो पॉइंट समझ जाए और एक दफ़ा भी देखें तो आपको फ़ौरन वो रिवाइज हो जाए। फिर से बताता हूं कि सी आउट में जो हमारा आउटपुट फंक्शन है, जो चीज हम डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे, जो चीज डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगी, और विदाउट डबल कोटेशन मार्क के जो लिखेंगे उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। क्लियर हो गया आपको? जो चीज डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, और जो चीज विदाउट डबल कोटेशन मार्क के लिखेंगे उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये था हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट, आउटपुट फंक्शन या सी आउट, जिसके मैंने सिंटैक्स और आपको उसकी वर्किंग बताई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसके सिंटैक्स के अंदर मैंने वेरिएबल और स्ट्रिंग लिखा है। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग वो स्टेटमेंट होती है जो हम डबल कोटेशन मार्क में लिखें, और वेरिएबल वो होता है जिसकी हमें वैल्यू प्रिंट करनी हो, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल में ही हम वैल्यू सेव कर रहे हैं, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो या कैरेक्टर टाइप का डेटा हो, उसको हम वेरिएबल में ही सेव कर रहे हैं। वेरिएबल की वैल्यू भी अगर हमें चाहिए तो सेम इसी तरह होगा। अब आते हैं इनपुट फंक्शन के ऊपर। इनपुट फंक्शन हमारा कौन सा है? सी इन। बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन इस वक्त हम सी इन का फंक्शन पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इनपुट फंक्शन जो हमारे पास सी इन का फंक्शन है, इसका जो सिंटैक्स है वो सी आउट से आसान है। मैं अगर इसका सिंटैक्स लिखूं तो सी इन और आगे वेरिएबल यानी नेम ऑफ वेरिएबल होगा। सी इन और उसके बाद हम नेम ऑफ वेरिएबल लिखेंगे कि हम यूजर से जो इनपुट लेना चाह रहे हैं या इनपुट ले रहे हैं वो किस वेरिएबल में हमने स्टोर करना है। एग्जाम्पल, ये सिंटैक्स है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल क्या होगी? मैं यहाँ लिखता हूँ सी इन, वहां पे मैंने ए को डिक्लेयर किया हुआ था, ए मेरा वेरिएबल था, तो यहाँ पर भी मैं ए लिखता हूँ।
ये मैंने लिख दिया ए। अब जो भी यूजर एंटर करेगा, जो भी यूजर कीबोर्ड से इनपुट देगा, वो इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी। अब एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इसको समझने के लिए। यहां पे मैं बनाता हूं। आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है नंबर साइन से, हैश, उसके बाद हमारे पास होता है इंक्लूड, हमारी हेडर फाइल जो हमारी C++ की है वो है iostream.h। stdio.h जो हेडर फाइल है वो C लैंग्वेज के लिए है, तो क्या लिखूंगा iostream.h। उसके बाद इंट मेन, ये किस चीज को शो करता है कि यहां से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। चैप्टर नंबर 6 जो हमारा फंक्शन से रिलेटेड चैप्टर है, वहां पे जाके हम देखेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी हम बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा जिसको हम शो करते हैं इंट मेन से। इसके बाद ये हमारी ओपनिंग ब्रेसेस है, यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और क्लोजिंग ब्रेसेस के ऊपर हमारा प्रोग्राम एंड होगा। अब हम क्योंकि इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, मैंने करना क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उस वेरिएबल के अंदर मैंने इनपुट लेनी है और उस वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट कर देना है। तो क्या लिखूंगा, अभी हमने जैसा कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन वो स्टेटमेंट जहां हम वेरिएबल क्रिएट करें उसे वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। जैसे मैंने यहां पे डिक्लेयर किया इंट ए, यकीनन आपको रूल्स आते होंगे, उसी रूल को फॉलो करते हुए हम अपने वेरिएबल का कोई भी नेम रख सकते हैं। मैंने यहां पे अपने वेरिएबल का नाम रखा ए। अब मैंने इनपुट लेनी है, तो सबसे पहले मैं यूजर को बताऊंगा कि आप एंटर करें अपनी वैल्यू। क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, तो मैं यहां पे प्लस माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स ले सकता हूं, यानी विदाउट पॉइंट का डेटा। क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उसको आउटपुट दूंगा, प्लीज एंटर योर वैल्यू। तो उसके लिए हमारे पास क्या था, सी आउट। उसके लिए हमारे कौन सी स्टेटमेंट यूज करनी है, सी आउट। आपको अभी बताया डबल कोटेशन मार्क में जो चीज लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट होगी। डबल कोटेशन मार्क मैंने लगाया, क्या लिखूंगा, प्लीज एंटर योर वैल्यू, प्लीज एंटर योर वैल्यू। अब क्या होगा, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वहां पर ये वाली लाइन, ये वाली स्टेटमेंट जैसे मैंने लिखी वैसा क्या वैसा प्रिंट होगा। ई मेरा कैपिटल है, वाई स्मॉल है, वी स्मॉल है, जैसा मैं लिखूंगा यहां पे वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने इनपुट लेनी है, तो इनपुट के लिए क्या है, सी इन का सिंटैक्स। सी इन, फिर से बता रहा हूं, इन साइंस का बहुत ख्याल रखना है, इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। क्या करूंगा, सी इन वेरिएबल, मेरा वेरिएबल क्या है, ए, सी इन ए। अब क्या होगा, यूजर जो भी इनपुट करेगा वो वेरिएबल ए में डेटा मेरा स्टोर हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं या देखना चाहता हूं या प्रिंट करना चाहता हूं कि ए में क्या था, तो मैं दोबारा से सी आउट की स्टेटमेंट लिखूंगा, सी आउट यू एंटर, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क क्लोज, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब गौर से देखिएगा कि मैं बगैर डबल कोटेशन मार्क के ए लिख रहा हूं। यह हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। यहां पर विदाउट डबल कोटेशन मार्क के मैंने ए लिखा है। अब जरा इस प्रोग्राम की आउटपुट देख लेते हैं। हुआ क्या, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले वहां पे लिखा हुआ आएगा, प्लीज एंटर योर वैल्यू, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पे इक्वल का साइन लगाया हुआ है तो इक्वल का साइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यूजर यहां एंटर करता है 10, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करता है। अब ये 10 कहां पे सेव हो गया, वेरिएबल ए के अंदर, वेरिएबल ए में उसकी वैल्यू स्टोर हो गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट में मैंने आउटपुट दी है, तो क्या लिखा होगा, यू एंटर इज इक्वल टू, आगे क्या है, विदाउट डबल कोटेशन मार्क ए, तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। और ए में क्या वैल्यू यूजर ने एंटर की थी, 10, तो यहां पे क्या लिखा आएगा, 10। इस प्रोग्राम की मेरे पास ये आउटपुट आएगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया फिर से बता रहा हूं, आप जाके देखिए वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, उसके रूल्स क्या हैं, डेटा टाइप क्या है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे तो ये आगे समझ आएगा। अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि इसके बाद जितने नेक्स्ट लेक्चर हैं सारे के सारे पिछले लेक्चर से कनेक्ट होंगे। अगर ये समझ नहीं आई तो आपको आगे कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा। जल्दी से इसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा ए। अगर इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो क्या कहूंगा, ए एक वेरिएबल है इंटीजर डेटा टाइप का
नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने उसको यूजर को आउटपुट दी, प्लीज एंटर योर वैल्यू, कि आप अपनी वैल्यू एंटर करें। प्रोग्राम कंपाइल हुआ तो वहां पे क्या लिखा है, प्लीज एंटर योर वैल्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने कहा यूजर ने जो भी इनपुट किया वो वेरिएबल ए में सेव हो जाए, तो वेरिएबल ए में यूजर की एंटर की हुई वैल्यू सेव हो गई। लास्ट स्टेटमेंट में मैंने कहा यू एंटर इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क के पोर्शन में, तो ये एज इट इज प्रिंट हुआ, और ए जो मेरा वेरिएबल का नाम था उसको मैंने विदाउट डबल कोटेशन मार्क यूज किया, तो वहां पे उसकी वैल्यू प्रिंट हुई। अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में पहले आगे ये क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने यहां पर, आप देखें मैंने स्मॉल ए डिक्लेयर किया है, अगर मैं यहां पर इस जगह पर सी इन के बाद स्मॉल ए के बजाय कैपिटल ए लिख दूंगा, तो क्या मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा या नहीं होगा, इस चीज को आपने देखना है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को गौर से सुना है तो यकीनन ये पॉइंट आपको समझ आ जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।